सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अपने हमारी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में देखा होगा, जब हम बात कर रहे थे कि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये तो पता होगा, अगर इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए। बट यहाँ पे जो टर्म होती है, जो स्टेट की टर्म ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, वो स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस टर्म को डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां आर्टिकल जो 12 इसकी डेफिनेशन दे रहा है स्टेट की, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। इसका मतलब कौन कौन से लॉ जो फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे लॉ या रूल रेगुलेशन लेके आती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उन लॉ के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 13 के तहत वो लॉ दे रखे हैं, उनकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। पहले तो आपको हम ये बात बता चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स में हमने बार बार कहा कि स्टेट रेस्ट्रिक्ट करती है स्टेट को या इंडिविजुअल्स को कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वो हनन ना करे। ठीक है, अब आपको ये टर्म ही हम यहाँ पे समझाएंगे। और स्टेट का जो यूज किया गया वो डिफरेंट प्रोविजंस में किया गया है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, स्टेट को यूज किया गया डिफरेंट प्रोविजंस में किया गया, और आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, और पार्ट थर्ड के लिए कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या क्या काम करेगी वो सब पार्ट थर्ड में दे रखा है, और आर्टिकल 12 में दे रखा है। हमने देखा ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 12 में ही शुरू में ही स्टेट को डिफाइन किया गया है, ताकि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टेट क्या होती है ये जान सकें। तो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट क्या है, जैसे पहले देखते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव हमारी काउंसिल होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव काम कार्यपालिका काम करती है, उसको तो गवर्नमेंट बोलते हैं। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारे सेंटर में लेजिस्लेचर होते हैं, जो एमपीज वगैरह होते हैं, जो राज्यसभा के एमपी और लोकसभा के एमपीज होते हैं, उनको लेजिस्लेटिव बोल देते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, जहाँ लेजिस्लेटिव कोई लॉ बना रही है, जहाँ एग्जीक्यूटिव से इंप्लीमेंट करने जा रही है, अगर वो कोई लॉ बना रही है तो वो स्टेट लॉ माना जाएगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जो हमारा कोई लॉ बना रही है तो उसको स्टेट लॉ माना जाएगा। फिर और क्या है, अगर गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना रही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर स्टेट की बात कर रहे हैं हम, वहाँ की स्टेट की एग्जीक्यूटिव, देखो हमारे स्टेट में तो सीएम, गवर्नर और उसके साथ जो मंत्री होते हैं वो तो एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं, और जो एमएलएज होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव में आते हैं। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट या स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसको स्टेट ही माना जाएगा। तो हम उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और बाकी लोकल अथॉरिटीज होगी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होगी, जहाँ पंचायत होगी, गाँव शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती है और गाँव में पंचायत होती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, जहाँ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होती है। तो अगर ये कोई लॉ, मतलब जिनका कोई स्टेक है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का जिन ट्रस्ट्स में कोई स्टेक है, तो वो कोई लॉ बना रही है वो स्टेट लॉ में गिना जाएगा। फिर अदर जो पीएसयूज वगैरह होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, जैसे एलआईसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, ठीक है, ये सब पीएसयू होती हैं। इनको बनाया गया होता है जहाँ तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट द्वारा या किसी बिना पार्लियामेंट के एक्ट के किसी ऑर्डर द्वारा क्रिएट किया गया होता है। अगर ये सभी स्टेट लॉ में गिनी जाएंगे, अगर ये कोई लॉ बना रहे तो इनको स्टेट माना जाएगा। ठीक है, अगर इनका बनाया हुआ इन सभी का, चारों का बनाया हुआ कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो देन वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और इसको जो स्टेट की जो यहाँ पे जो स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, उसको वाइडर सेंस दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर शुरू में बहुत होता था। शुरू में पब्लिक सेक्टर, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा होने के कारण इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज क्रिएट कर दी। आज बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। अब होता क्या है, अगर ये एजेंसी जो हमने पिछले 4-5 एजेंसी जो सारी हमने डिस्कस की हैं, अगर ये कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने जा रही हैं और वो रूल रेगुलेशन ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो हम इनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किए जाते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज किए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, इवन अगर कोई प्राइवेट बॉडी है और या कोई एजेंसी है जो स्टेट के परव्यू में आती है,
जिसका स्टेट का कोई उस प्राइवेट बॉडी के साथ लेना देना है, या स्टेट के कोई फंड वगैरह, स्टेट उसको कोई फंड वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो भी उसको भी हम स्टेट में ही गिनेंगे। ये आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है सही तरह से। आगे देखते हैं हम। फिर कई रूल रेगुलेशन हुआ। अब हमने यहाँ के अगर लॉज कोई बनाती है, हमने कहा ये बॉडीज ऊपर जो दी गई हैं, जा तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, या स्टेट लेजिस्लेचर हो, या स्टेट एग्जीक्यूटिव हो, जहाँ हमने बात की सेल वगैरह की, ONGCs की, जहाँ म्यूनिसिपैलिटीज की बात की, पंचायत की गांव में बात की, अगर ये कोई लॉ ऐसा बनाती है। अब लॉ को डिफाइन किया गया, लॉ को कहाँ पे डिफाइन किया गया, लॉ टर्म को कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि अगर ऐसा कोई लॉ, ये सारी बॉडीज अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो वो फंडामेंटल राइट्स वो लॉ अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या दिया गया, अगर ये सारी बॉडीज कोई लॉ ऐसा बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो हम जो उसका जुडिशियल रिव्यू ले जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने क्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया आर्टिकल 32 में। उसके तहत हम ऐसी सरकारों का या स्टेट का बनाया हुआ लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो 32 आर्टिकल के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट में हम 226 आर्टिकल के तहत जाएंगे कि ये बॉडीज हैं जो ऊपर जो पीछे मेंशन की हुई हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही हैं, ये ऐसा लॉ बना रही हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी सच्चाई जानेगा, पता करेगा कि क्या ये सच में ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, या किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को का हनन कर रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको इनवैलिड घोषित कर देगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आगे क्या है, अब टर्म लॉ कौन कौन सी बॉडीज बनाएंगी, लॉ कैसा लॉ हो सकता है, लॉ को डिफाइन किया गया इसमें। जैसे जो परमानेंट लॉज बनाए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट द्वारा, जहां हमारे स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, सेंट्रल सरकार में पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर, अगर ये कोई परमानेंट लॉ बना रही जा रही है और उसको लॉ माना जाएगा। ठीक है, और फिर टेम्पोररी लॉज जो बनाए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर द्वारा, टेम्पोररी लॉ भी बनाए जाते हैं, वो कैसे अध्यादेश जारी करके। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है और गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो अगर इनके तहत ये कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, तो इसको भी काउंट किया जाएगा उस लॉ में कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। फिर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका क्या होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव जो होती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो कोई ऑर्डर देके या कोई रूल देके या कोई रेगुलेशन या बाय लॉ कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करती है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, तो वो भी लॉ ऐसा लॉ होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज होते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट की कोई कस्टम बनी होती है, या उनकी कोई परंपरा बनी होती है किसी डिपार्टमेंट की, बट वो नॉन लेजिस्लेटिव होता है, तो ऐसी कस्टम के अगेंस्ट भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ये वाला लॉ। फिर क्या है, अब ये तो कहा कि हमने देखा कि सिर्फ लेजिस्लेशन के, अगर बात करें कि सिर्फ पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए या हमारी स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाए, हम उसके अगेंस्ट तो हम जा सकते हैं कोर्ट में। अगर उनके द्वारा कोई और बॉडीज भी, जो हमने बहुत सी बॉडी बताई, जैसे कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या जैसे कोई पंचायत हो, या जैसे कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, या कोई स्टेट की कोई बॉडी हो, कोई इवन टर्म को इसके अगर प्राइवेट एजेंसी है उसमें ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो वो भी स्टेट ही काउंट की जाएगी। तो इसमें से क्या पता लगा सकता है कि जो स्टेट टर्म है वो बहुत वाइड है, वो स्टेट की जो कॉनोटेशन इन्होंने दे रखी है वो वाइड है, उसकी जो परिभाषा है उसको ईजी से डिफाइन करना टफ हो जाता है। फर्दर आर्टिकल 30 ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम यहाँ पे लॉ नहीं मानेंगे। हमने पीछे इनकी सभी की बात की, ये तो लॉ हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सभी, ये तो लॉ हो सकते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कोई रूल रेगुलेशन लेके आ रही है तो उसको हम लॉ नहीं मानेंगे और उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बट इसके लिए भी यहाँ पे एक बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती के 1973 में ये कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट द्वारा लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट द्वारा ही लाया जाता है, तो लाया जा रहा है और वो हो जाता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। ठीक है, अगर वो हो जाता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में केशवनंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया गया है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन
के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आ जाता है और उसमें वो फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, वॉइड घोषित किया जा सकता है। हाँ, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो सकता है, बट अगर वो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट द्वारा लाया जा रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड घोषित कर सकता है। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि स्टेट की डेफिनेशन परटेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, फिर ऐसे कौन कौन से लॉ होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो सकते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया दे रखी है, कोर्ट में कैसे, सुप्रीम कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है और सुप्रीम कोर्ट कैसे डिफाइन करता है कि कोई लॉ इसके अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ये सब हमने आपके साथ इसमें डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।